12 चलेगा। अभी ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ, तो कल हमने पहले कल का लेक्चर जल्दी से याद कर लेते हैं, मतलब इक्विवेलेंट वेट से याद कर लेते हैं। मैंने अभी जो आपको याद करवाया कि हमें अगर फाइंड करना है इक्विवेलेंट वेट, तो हमने ये सब फॉर्मूला पढ़े थे। पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, बहुत इजी। वैलेंसी फैक्टर के बाद हमने देखा था अगर एसिड और बेस है तो एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ से डिवाइड करेंगे, पर इसमें कहानी में ट्विस्ट होता है, मतलब जो दिख रहे हैं H उतने H होते हैं नहीं भी होते हैं, तो फिर कैसे पता चलेगा? तो मैंने लॉजिक बताया था, अगर H इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्टेड है तो फिर वो H एसिडिक होगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर दोस्तों इसके बाद हमने देखा था अगर सॉल्ट है तो उसका टोटल जो चार्ज कैंसर होता है वो लेना है, जैसे Na2CO3 में 2 लिया था हमने। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट कौन से मीडियम में काम करता है उस पर डिपेंड करता है। जैसे KMnO4 एसिडिक मीडियम में था तो हमने इलेक्ट्रॉन का चेंज फाइंड किया, फिर न्यूट्रल मीडियम में अलग लेंगे, बेसिक मीडियम में अलग लेंगे, वो आगे जाके हम पढ़ते हैं। इस चैप्टर में तो नहीं पढ़ेंगे, हम रेडॉक्स में पढ़ेंगे। तो जो भी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन से मीडियम में काम करता है, वो मीडियम से उसके अंदर से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे और उससे डिवाइड करेंगे, तब जाके उसका इक्विवेलेंट वेट निकल के आएगा। समझ गए होंगे आप? नेक्स्ट है, फिर ये सब मेथड देखे थे, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। इसमें मेटल का वेट लिखना है, हाइड्रोजन जो डिस्प्लेस हुआ उसका लिखना है और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट फिर अगर ऑक्साइड है तो फिर हमें सबसे पहले वो जो मेटल ऑक्साइड है ना उसका मास, उसमें से मेटल का मास माइनस करना है, तो मास ऑफ ऑक्सीजन आएगा, वो नीचे लिखना है, मेटल का वेट ऊपर लिखना है, इनटू करना है 8। क्लोरीन के लिए वही सेम 35.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो नेक्स्ट, फिर हमने ये देखा था M1 M2 E1 E2। नेक्स्ट प्रेसिपिटेट्स के लिए भी हमने देखा था, डबल डिकम्पोजिशन में देखा था, सिल्वर सॉल्ट के लिए देखा, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा, फिर एटॉमिक वेट ये तो हो गया। फिर ये एक इंपॉर्टेंट, अगर स्पेसिफिक हीट गिवन है तो क्या करेंगे, तो एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए जो भी स्पेसिफिक हीट है 6.4 से उसको डिवाइड करेंगे तो एटॉमिक वेट आ जाएगा। अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? तो ऐसे क्रिस्टल्स which have same shape and size and can grow in saturated solution of each other. Isomorphous substance from crystals which have same shape and size and can grow in a saturated का मतलब ऐसा होता है कि आपने मैक्सिमम सॉल्वेंट डाला, उससे ज़्यादा सॉल्वेंट नो डिजोल्व नहीं होगा। बहुत ईजी, आपको पता है सैचुरेशन क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट जो हम सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं, उससे ज़्यादा अमाउंट डिजोल्व नहीं होता है। अगर डिजोल्व करना हो ज़्यादा अमाउंट तो फिर हम टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, और टेम्परेचर अप्लाई करके जो हम ठूस के भरते हैं दैट इज कॉल्ड सुपर सैचुरेशन, उसको बोलते हैं। हमने आपको 3 वर्ड पढ़ाए हैं। जब 1 लीटर पानी में 1 स्पून शुगर डाला तो शुगर की पार्टिकल ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। कितना शुगर पानी में जाएगा, मतलब अमाउंट ऑफ शुगर इन 1 लीटर सोल्यूशन, that is called solubility. Maximum amount is called saturation, और टेम्परेचर अप्लाई करके ज्यादा soluble करना that is called super saturation. तो dissolution, solubility, saturation, super saturation, समझ आ गया? That's clear. हाँ, तो यहाँ पे saturation करना है, मतलब टेम्परेचर नहीं अप्लाई करना, हमें मैक्सिमम अमाउंट डालना है सल्यूट का, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सैचुरेशन हो जाएगा। जब सैचुरेशन होगा ना तो दोनों क्रिस्टल जो है उसका शेप और साइज सेम हो जाएगा, उसको बोलते हैं आइसोमॉर्फस सॉल्यूशन, आइसोमॉर्फस सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे H2SO4 K2CrO4 है, पोटेशियम क्लोरेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट, ये आइसोमॉर्फस कंपाउंड है। जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटाश एलम, K2SO4 Al2SO4 thrice 24H2, फटकड़ी फिटकरी, K2SO4 Cr2SO4 thrice into एलम, मतलब ये एलम का फॉर्मूला है, डबल सॉल्ट। एलम मतलब एक मेटल +1 वाला होता है, दूसरा मेटल
+3 वाला होता है, जैसे K का चार्ज +1 है, इसका चार्ज Al का चार्ज +3 है, तो +1 का सल्फेट +3 वाले का सल्फेट उसको बोलते हैं एलम, या फिर इसको बोलते हैं डबल सॉल्ट। सॉल्ट तो पता है आयनिक कंपाउंड, ये एक सॉल्ट है, एक सॉल्ट को दूसरे सॉल्ट में डालेंगे तो डबल सॉल्ट, बहुत इजी। और डबल सॉल्ट का प्रॉपर्टी ये है कि इसका डिसोसिएशन 100% होता है। मतलब इसमें पानी डालेंगे ना, भर भर के पानी डालेंगे ना, तो जितने K+ सब लिबरेट हो जाएंगे, जितने सल्फेट है सब लिबरेट होंगे, जितने Kl है सबका डिसोसिएशन होगा। और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स, जैसे मैं बोलूं K4FeCl6, K4Fe, तो इसका 100% डिसोसिएशन नहीं होता। मतलब ये ब्रैकेट में क्या क्या है, Fe और Cl, वो कभी अलग नहीं होते। मतलब इसमें भर भर के पानी डालो फिर भी ये ब्रैकेट है ना खुद एक आयन है, और K कितने हैं 4, तो टोटल आयन 5 हुए। मतलब ऐसा नहीं कर सकते हो आपने Fe अलग कर दिया 6 Cl अलग कर दिया, ऐसा नहीं होगा। ब्रैकेट का आयनाइजेशन नहीं होता है। तो जिसमें आयनाइजेशन पार्शियली होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, जिसमें 100% आयनाइजेशन होता है उसको बोलते हैं डबल सॉल्ट। तो ये डबल सॉल्ट है। जनरली कॉम्प्लेक्स ऐसे ब्रैकेट में लिखे होते हैं जनरली। फिर KMnO4 भी कॉम्प्लेक्स ही है पर ब्रैकेट में नहीं लिखा है, तो कैसे पता चलेगा? तो केमिस्ट्री पढ़ोगे तो पता चलेगा। हाँ, तो ब्रैकेट में जो दो चीजें हैं ना, वो एक मेटल होता है, एक लिगेंड होता है। तो देखो ये मेटल है, हाँ, कौन से ब्लॉक का है? D ब्लॉक का। ये लिगेंड है, हाँ, लिगेंड क्या होता है? जो नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये मेटल भी है, ये लिगेंड भी है। तो फिर KMnO4 ऐसा होता है। तो KMnO4 में पानी डालोगे तो कितने आयन बनेंगे? 2 आयन बनेंगे, एक K और एक MnO4-। Mn और O जन्मों जन्म के लिए साथ में भाई, अलग नहीं हो सकते, खत्म। तो जिसमें पार्शियल आयनाइजेशन वो कॉम्प्लेक्स, जिसमें 100% आयनाइजेशन डबल सॉल्ट। तो आइसोमॉर्फिज्म डबल सॉल्ट में होगा। ये डबल सॉल्ट के एग्जांपल लिखे। अब कंक्लूजन ये है कि मास ऑफ टू एलिमेंट दैट कंबाइन विद सेम मास ऑफ अदर एलिमेंट इन द रेस्पेक्टिव कंपाउंड आर इन रेशियो ऑफ देयर एटॉमिक मास। वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो आगे था, वही mass of one element A that combines with a certain mass of other element and mass of other element B that combines with same mass of other element is equal to atomic mass of A and B। दोनों का रेशियो करेंगे उतना मास होगा इसका। The valencies of the element forming isomorphous compounds are the same। उनका वैलेंसी सेम होना चाहिए। वैलेंसी मतलब वही चार्ज, वैलेंसी ही चार्ज है, वही ऑक्सीडेशन नंबर है। अब नेक्स्ट वोलेटाइल क्लोराइड मेथड। ये बहुत टफ सम आएगा तो इस मेथड से आएगा। वो क्लोराइड मेथड था, क्लोराइड डिस्प्लेसमेंट मेथड था, और इसमें क्लोराइड वेपराइज हो रहा है, तो ये अलग है। सभी मेथड के एक सम आज करेंगे, या जब इसके हम सम्स, मैंने बोला था एमसीक्यू करवाऊंगा मैं, सब मेथड के एक सम करवाऊंगा इस मेथड के, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे करना है, कौन से स्टेटमेंट को क्या समझना है। अगर लिखा है वोलेटाइल क्लोराइड है तो क्या करना है? तो रिक्वायर्ड कंडीशन क्लोराइड वोलेटाइल है तो सबसे पहले वेपर डेंसिटी क्लोराइड की दी होनी चाहिए, इक्विवेलेंट वेट एलिमेंट का दिया होना चाहिए। सो वैलेंसी को हम क्या ले लेंगे? x ले लेंगे। क्या पूछा होगा समझो, जैसे लिखा है आयन का क्लोराइड है, उसका वेट ऑलरेडी गिवन है, उसका वेपर डेंसिटी ऑलरेडी गिवन है, तो आयन का क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा ऐसा पूछा होगा। जैसे FeCl2 होगा, FeCl3 होगा, FeCl4 होगा, क्या होगा फॉर्मूला, ऐसा पूछा होगा। तो आपको फॉर्मूला फाइंड करना है। तो फॉर्मूला फाइंड करना है मतलब आपको Fe और Cl का रेशियो फाइंड करना है। अगर Fe और Cl का रेशियो 1:2 आया तो FeCl2 होगा, 1:3 आया तो FeCl3 होगा, ऐसे फाइंड करना है। ठीक, तो लेट द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट बी x। एलिमेंट का वैलेंसी x ले लिया, मतलब Fe का वैलेंसी x ले लिया आपने। Fe का वैलेंसी तो Cl का नंबर होता है, समझ आ रहा है? FeCl3 तो Fe का चार्ज क्या होगा? 3। Fe का चार्ज Cl का नंबर होता है, और Cl का चार्ज, अरे वो तो 1 ही होगा, हाँ, क्योंकि Cl-1 होता है, समझ आ रहा है? That's great। The formula of its chloride will be MClX। हाँ, क्योंकि चार्ज x ले लिया तो MClX होगा, बहुत इजी, क्योंकि Cl का -1। Molecular weight is equal to atomic weight। हाँ, वो पता है, molecular weight का मतलब हो गया atomic weight of metal।
और Cl का पता है 35.5, पर Cl का नंबर नहीं पता तो इनटू x किया हमने, तो ये आया क्या, पूरे कंपाउंड का FeClX या व्हाटएवर MClX का मॉलिक्यूलर वेट है। अब एटॉमिक वेट इज इक्वल टू क्या होता है, वो हमने पढ़ा, इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। तो जैसे एटॉमिक वेट A ले लिया, इक्विवेलेंट वेट को ही लिखा, उसको x लिखा हमने। अब मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो सबका समेशन, किसका किसका, Fe का और Cl का। तो Cl का हमने कितना लिया 35.5 इनटू x, x क्यों पता नहीं है हमें Cl कितने, वो तो फाइंड करना। फिर E इनटू x, E इनटू x समझ गया, E मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट मेटल, तो वो हमने फाइंड किया, वो है x E प्लस, मतलब इसमें से हमने x को कॉमन ले लिया तो E प्लस 35.5 बाकी रहा, इसमें से x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इनटू वेपर डेंसिटी, हाँ वो तो फॉर्मूला पढ़ा था हमने। तो इसको इससे कंबाइन किया, उसमें से किसको सब्जेक्ट बनाया, इसने x को सब्जेक्ट बनाया, तो x फाइंड हो जाएगा। x क्या था, नंबर था Cl का और चार्ज था F या मेटल का, तो उस हिसाब से फॉर्मूला फाइंड होगा। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने ऊपर रिक्वायर्ड कंडीशन क्या लिखा है, वेपर डेंसिटी होना चाहिए, अच्छा ये रहा, इक्विवेलेंट वेट डायरेक्ट खत्म। तो हमें याद रखना है, अगर क्लोराइड वॉलेटाइल क्लोराइड मेथड है तो ये फॉर्मूला रट्टा मार दो, 2 इनटू वेपर डेंसिटी अपॉन इक्विवेलेंट वेट प्लस 35.5। तो हमें ये सब भाड़ में क्या, हमें क्या करना है, हमें डायरेक्ट x इज इक्वल टू 2 इनटू वेपर डेंसिटी गिवन होगा, इक्विवेलेंट वेट भी गिवन होगा। अच्छा हमने लगा लिया फॉर्मूला ओवर, तो Cl का नंबर आ जाएगा या Fe का चार्ज आ जाएगा, तो मेटल का चार्ज। स्पेसिफिक हिट मेथड Cp/Cv, Cp मतलब हेड कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हेड कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हमने पढ़ा था थर्मोडायनामिक्स में, उसको बोलते हैं गामा। गामा मतलब होता है पॉइजन्स रेशियो, ये भी आगे हमने पढ़ा था, Cp - Cv इज इक्वल टू R, ऐसा हमने मेयर्स इक्वेशन, मेयर्स फॉर्मूला ऐसा हमने डिराइव किया है, ठीक। हाँ, अगर गामा 5/3 आए, मतलब 5/3 मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मतलब उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 15/9 आए, मतलब इन एनी रेशियो 5/3 आ रहा है, इतना आ रहा है, तो एटॉमिसिटी विल बी 1। एटॉमिसिटी समझते हो ना, वो मेटल का जो नंबर है वो, जैसे O2 तो एटॉमिसिटी 2 है, फास्फोरस के लिए मैंने लास्ट टाइम बताया था 4 है, सल्फर के लिए मैंने बोला था लास्ट टाइम 8 है ना, वो एटॉमिसिटी। अगर गामा 1.4 आए तो 2 है, 1.33 आए तो 3 है, और ये तो ठीक है, एटॉमिक वेट फाइंड करने के लिए भी कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट बाय एटॉमिसिटी। मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है तो आगे हमने देखा 2 इनटू वेपर डेंसिटी करेंगे, आगे हमने देख लिया। और वेपर डेंसिटी नहीं दिया है तो मैंने बोला था डेंसिटी दिया होगा गैस का, अपन क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ 0.0008। मैं अटक रहा हूँ, मतलब पूछ रहा हूँ आपसे, तो आपको याद करके बोलना है, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर याद है तो, नहीं याद है तो ऐसा देखते रहना, मैं बाद में बोल दूंगा आंसर। जैसे बायो वाले क्लास में क्या होता है 12th में, मैं ऐसे अटक जाता हूँ, फिर पूछता हूँ, फिर लोग ऐसे गुम हो जाते हैं। तो जब मैं अटक रहा हूँ तो बोलना है याद आया, नहीं याद आ रहा तो ऐसे बैठो, ठीक है, पर सब ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि साला मैं सही जा रहा हूँ कि गलत जा रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट मॉलिक्यूलर डिटरमाइन करने की दूसरी मेथड है विक्टर मेयर मेथड। आप लोग बैठे थे मेरे लेक्चर में, जब मैंने ये लेक्चर लिया था अभी रैपिड रिवीजन कोर्स के अंदर, उसमें मैंने विक्टर मेयर मेथड बताया था, याद है आपको? नहीं याद है, कोई बात। विक्टर मेयर ट्यूब के अंदर हम कोई भी वॉलेटाइल सब्सटेंस को पहले रखेंगे और उसको हम करेंगे हिट, या फिर हिट नहीं करना तो, क्योंकि वो सब्सटेंस वॉलेटाइल है तो वेपर्स अपने आप बनेंगे। समझ में क्या बोल रहा हूँ? एक ट्यूब है जिसका नाम है विक्टर मेयर, साइंटिस्ट का नाम है तो बोला मेरा ट्यूब है विक्टर मेयर ट्यूब, उसके अंदर वॉलेटाइल सब्सटेंस को भरा उसने, थोड़ी देर तक रखने के बाद क्या होगा, वो कंपाउंड धीरे धीरे उसके क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे। अच्छा सोचो, अगर कोई ट्यूब के अंदर जैसे उसका कैपेसिटी है 2 लीटर और मैंने अंदर गैस रखा है 1 लीटर, तो टोटल गैस वो ट्यूब के अंदर कितना है? 2 लीटर ही है, बाकी एयर है। मैंने ऐसा तो नहीं बोला अंदर वैक्यूम। तो अब वो सब्सटेंस जितना वॉलेटाइल होगा उतना वो क्या करेगा, एयर को डिस्प्लेस करेगा। हाँ, एयर को डिस्प्लेस करेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा, अब हम स्टैंडर्ड वॉल्यूम कितना लेते हैं दोस्तों? स्टैंडर्ड एस्टिमेट वॉल्यूम कितना है हमारे पास? हाँ, 22.4 लीटर।
तो ऐसे लिख सकते हैं कि 22400 लीटर, मतलब ये ml हो गया। इसका मतलब कितना मोल हुआ सब्सटेंस? 1 मोल। तो जितना भी वॉल्यूम उसने एयर को डिस्प्लेस किया उसको मैं वी ले लूं, मतलब कितना मोल। अच्छा, तो हमने क्या फाइंड कर लिया? इससे मोल फाइंड कर लिया। तो मोल कितना है? और मोल का फॉर्मूला तो पता ही, वेट अपॉन। अच्छा, आपको सब्सटेंस का ऑलरेडी वेट तो पता ही था, कितना वॉल्यूम उसने डिस्प्लेस किया एयर को, वो ये रहा। तो आप इसको सब्जेक्ट बना देना तो मॉलिक्यूलर वेट फाइंड हो जाएगा। समझ आएगा? कोई वॉलेटाइल कंपाउंड है, उसको विक्टर ने अपने ट्यूब पे रख दिया, उसको वॉलेटाइल होने दिया, वेपर्स बनाए तो वेपर्स जो बने उसने एयर को डिस्प्लेस किया। वो जो डिस्प्लेस किया, वो जो वॉल्यूम आया वो ये रहा। वो जो वेट ऑलरेडी लिया था ट्यूब में, वो तो पता ही था कितना गैस लिया था, तो उसके हिसाब से इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट को सब्जेक्ट बनाओगे तो फाइंड हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करने का और एक मेथड है, विक्टर वेट मेथड। मॉलिक्यूलर वेट वेपर डेंसिटी से निकलता है, ये मैं बता रही हूँ। ये काम हो गया खत्म। तो यहाँ पे फाइनली टॉपिक खत्म हुआ, इक्विवेलेंट वेट। इतना है इक्विवेलेंट वेट। अभी इलस्ट्रेशन बाद में करते हैं, जब हम पूरा प्रैक्टिस करेंगे ना 100-200 MCQ तब करेंगे, ठीक है? चलो, तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट। अब मोस्ट IMP और एक टॉपिक बाकी रहा, दैट इज लॉज ऑफ गैस के जनरली जो लॉज होते हैं, या फिर लॉ ऑफ केमिकल फॉर्मेशन जो भी है, डिफाइनाइट प्रपोर्शन, मल्टीपल प्रपोर्शन, वो सब है ना, वो देखते हैं। Equivalent rate of species changes with reaction in which it gets evolved. हाँ, equivalent rate change होता रहता है, सही बात है। Amount of substance which loses or gain 1 mole electron, that is 965 coulomb electricity, will always be its equivalent weight. फिर से एक बार, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना है वैसा अभी जो चल रहा है, और हम आगे जाके पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। Amount of substance which loses or gains 1 mole electron, 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। केमिस्ट्री में 1 क्वांटिटी को 1 मोल क्वांटिटी समझते हैं। जैसे Ag है तो Ag gives Ag plus 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन मतलब कितना? 1 मोल इलेक्ट्रॉन। और 1 मोल का 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1 फैराडे, और 1 फैराडे का मतलब होता है 96487। 96487 को हम कन्वीनियंस के लिए 500 लेते हैं। तो 965 coulomb electricity will always be its इक्विवेलेंट वेट। वो उसका मॉलिक्यूलर वेट नहीं है, उसका इक्विवेलेंट वेट। जैसे Ag gives Ag प्लस इलेक्ट्रॉन, तो Ag का जो वेट है ना, एक इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करके, वो जो वेट है ना उसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट वेट। हाँ, दैट इज 108। पर मॉलिक्यूलर वेट भी उतना ही है, क्योंकि Ag का चार्ज +1 है, तो इलेक्ट्रॉन का चेंज तो एक का ही हुआ, तो 108/1 करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट भी वही आएगा। समझ आ गया होगा? तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखा है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर हम बात कर रहे हैं Al के लिए, तो Al में Al+3 होता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन लिबरेट हुए? 3। तो कितना इलेक्ट्रिसिटी खर्च हुआ? 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 फैराडे। जितना इलेक्ट्रॉन इतना फैराडे, इतना याद रखना है। और 1 फैराडे मतलब 965 कूलम, तो 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 फैराडे। 3 फैराडे मतलब 3 इंटू, हाँ, मतलब ऐसा क्वेश्चन आगे जाके बनेगा कि 1240 को मेरे को खाली अलार्म देना कि सर 40 हो गया, ध्यान मत रखो घड़ी में। 1240 कि 45 वॉच क्लोज करके निकालना पड़ेगा मेरे को, पहुंचना है प्रहलाद नगर आप लेक्चर। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि अगर Al की बात करें तो Al ग्रुप 13 में है, इसका चार्ज +3 है, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो Al बनेगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 3 इलेक्ट्रॉन मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उतने फराडे, 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 फैराडे, 3 फैराडे मतलब 1 मोल Al। 3 फैराडे में कितना हुआ? 3 × 96500 मतलब 27 ग्राम Al। समझ आ गया होगा?
तो एग्जाम में कोई इलेक्ट्रिसिटी दिया है तो कितना ग्राम बनेगा, तो स्टैंडर्ड हमें ये याद रखना है इक्वेशन कि किसी भी सब्सटेंस का जितना इलेक्ट्रॉन उतने फैराडे, उतनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च करने पे वो 1 मोल बनेगा। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी दी है तो ग्राम फाइंड हो जाएंगे, या फिर ग्राम दिए हैं तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी हुई वो फाइंड हो जाएगा। जैसे सोडियम के लिए पूछा तो सोडियम के लिए 1 फैराडे से कितना ग्राम बनेगा सोडियम, 23 ग्राम, क्योंकि Na का वेट 23 है। जैसे Mg पूछा तो Mg के लिए 24 ग्राम कितने फैराडे से बनेगा, 2 फैराडे से, क्योंकि Mg का चार्ज +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन हुए, 2 इलेक्ट्रॉन और कितने फैराडे, 2 फैराडे। 2 फैराडे मतलब 1 मोल Kg, 1 मोल मतलब कितना ग्राम, 1 मोल 24, नहीं ग्राम ग्राम ग्राम, मॉलिक्यूल नहीं, उसका एटॉमिक वेट, Mg का वेट 24 है तो 12 ग्राम के लिए कितना फैराडे होगा, 1 फैराडे होगा। 6 ग्राम के लिए कितना होगा, समझ रहे हो शायद। चलो दोस्तों, तो ये गोल्डन की पॉइंट्स में 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे। आगे बढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। मतलब जितना अमाउंट हमने लिए रिएक्टर का उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। बहुत इजी, ऐसे सब कभी आ नहीं सकते बेटा, है ना। यस, इसके ग्राम दिए हैं, उसमें से एक के ग्राम दिए हैं, दूसरे के ग्राम फाइंड करते हैं तो इजीली हो जाएगा। प्रोडक्ट मास ऑफ रिएक्टर इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। It is given by Lavoisier and tested by Landau. My God, नाम जोड़ा भाई। According to this law, पढ़ने की जरूरत है इसको? नहीं है ना? जितना अमाउंट है उतना अमाउंट बनेगा, खत्म। इसमें क्या पढ़ना है, बहुत इजी है। ये लिखा है 271, 73, 73 नॉनसेंस। चलो, तो ये डन है। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफाइनाइट प्रपोर्शन। डिफाइनाइट प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? प्राउ साइंटिस्ट था, उसने बोला कांस्टेंट प्रपोर्शन बोल सकते, कांस्टेंट कंपोजिशन बोल सकते हैं, डिफाइनाइट प्रपोर्शन बोल सकते हैं। According to this law, a compound can be obtained from different sources, but the ratio of each component by weight remains same. It does not depend on the method of its preparation or the source from which it has been obtained. बहुत easy, जैसे पानी हम लैब में बनाया कि पानी भगवान आप अपन है, उसमें H और O, कभी पानी भगवान H3O नहीं होता और हम H2 नहीं होता, H2H2 होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं कांस्टेंट कंपोजिशन या डिफाइनाइट प्रपोर्शन। सी वाटर हो, टैप वाटर हो, रिवर वाटर हो, गंगा जल हो, रेन वाटर हो, सब में H2 ही होता है। 2 1 ही होगा, मतलब 2 16 होगा, मतलब 1 8 होगा। समझ आ गया होगा। देखो यहाँ पे क्या है, 4 लॉज हैं और कौन सा स्टेटमेंट किसका है वो याद रखना कभी कभी टफ हो जाता है, मतलब आगर बाजार सही है तो वो नहीं होना चाहिए। वो क्या था, सबसे पहला क्या था? नहीं, साइंटिस्ट बाहर में गया, साइंटिस्ट नहीं पूछेंगे, हमें ये याद रखना, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ऐसा स्टेटमेंट बोलना। साइंटिस्ट तो कभी नहीं पूछता है, ये तो खाली हिस्ट्री के लिए। क्योंकि कोई पूछे किसने बताया था, ऐसे हाउ गांधी जैसे बच्चे होते हैं ऐसा पूछते हैं, सर किसने बताया था ऐसा। अरे भाई तेरे को क्या, तू जो बताया वो करना भाई, वो तो हो नहीं रहा, किसने बताया था। हाँ 11th में ऐसे क्वेश्चन बहुत होते हैं, खुजली बहुत होती है 11th में। 12th आ जाते हैं, बोलो फुटबॉल एंड फुटी है यार, ठीक जे साहब बोले स्वीकार करेंगे। ना तो पूछते क्या हो गया ऐसा। फिर 1 साल होते तो लगता है यार छोड़ो अब क्या, जो है स्वीकार करना चाहिए। मतलब हम धीरे धीरे वो तो धीरज आई जाए, अपना टेम्परामेंट आ जाता है अपने अंदर। ठीक है सर बोल रहे सही होगा, ठीक है सर को बोलने दो। तो ये स्टेटमेंट बोलो, स्टेटमेंट याद रखना है। डिफाइनाइट प्रपोर्शन का मतलब या कांस्टेंट कंपोजिशन का मतलब है सोर्स कोई भी होगा उसमें जो कंपोजिशन होगा वो सेम रहेगा। नेक्स्ट है भाई उसके बाद मल्टीपल प्रपोर्शन। मल्टीपल, देखो क्वेश्चन में आंसर, मल्टीपल प्रपोर्शन मतलब एक ही एलिमेंट अलग अलग कंपाउंड बना रहा है सेम एलिमेंट के साथ, तो उसका रेशियो एक फिक्स होगा। जैसे नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, आपको ये पता होगा कि कोई भी एलिमेंट है उसका चार्ज मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में कुछ भी हो सकता है। ये हमने रेडॉक्स में पढ़ा था। जैसे कि ग्रुप नंबर 15 में पहला एलिमेंट है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का चार्ज होता है जनरली -3, और क्योंकि 15 है तो +5 भी होगा, तो -3 और +5 के बीच में कुछ भी चार्ज होगा, मतलब -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 कुछ भी होगा। हमने रेडॉक्स में एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी किया था ऐसा, जिसमें नाइट्रोजन के अलग अलग चार्ज के कंपाउंड लिखने के लिए पूछा था, हमने लिखा भी था। यस, तो कहने का अपना समझ आ गया, कोई भी एलिमेंट जिस ग्रुप को बिलोंग करता है उसमें उसका मैक्सिमम और मिनिमम चार्ज होगा, उसके बीच में
उसका चार्ज कुछ भी पॉसिबल है, ऐसे कोई भी कंपाउंड बन सकते हैं। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात करें तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड NO होता है, N2O होता है, NO2 होता है, N2O4, N2O5 भी होता है। कितने सारे ऑक्साइड है देखो। तो उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है, नाइट्रोजन के साथ जो ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है ना, उसको हम सिंपल रेशियो में शो कर सकते हैं, ऐसा बोला है। दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और जॉन डाल्टन ने बोला था ऐसा। ठीक है, ओके। देखो N2 लाफिंग गैस है, N2 मतलब एक N का 40, तो 2 का 28, O का 16। अब वैसे देखने जाओ तो इसको डबल ही तो कर दिया, नहीं, O 4 गुना हुआ N से है। हाँ, N2 मतलब 14 2 28 और 16 4 64, 14 16 28, 16 5 14 2 16 3 ना। तो देखो इसमें 28 28 14 28 28, अगर इसको हम हटा दें तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं 16 64 16 80 और 48। मतलब उसको अगर सिंपल रेशियो में करें तो ऐसा होगा नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन व्हिच कंबाइंस विद 14 पार्ट्स बाय वेट। मतलब इन सबको 14 कर दो, ऐसा करो, इसको 14 कर दो, इसको 14, सबको 14 कर दो, तो फिर इसका वेट क्या होगा, तो ये निकल के आएगा 1:2:3:4:5 सारे। मतलब सबको ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, मतलब रैंडमली नहीं ले सकते आप। फिर ऐसा बोलो सर पहले तो 1 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, ऐसे उसको सीक्वेंस में लिखोगे तो दूसरे का जो रेशियो है ना उसको सिंपल नंबर में लिख सकते हैं। यस, नाइट्रोजन अबाउट 8 16 24 32 40, मतलब 1 2 3 4 5 विच इज सिंपल रेशियो, हेंस लॉ इज इलस्ट्रेटेड। समझ आया? इसको समझने के लिए नाइट्रोजन थोड़ा टफ एग्जांपल है, ये बहुत पॉपुलर एग्जांपल है। SO2 SO3 2:3 है ना, समझ आ गया? चलो लास्ट, लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, ये बहुत इजी है। अब ये लॉ गैसेस वॉल्यूम, सोचो अगेन गैसेस वॉल्यूम तब अप्लाई होगा जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब गैस है। तो मतलब इसने बोला कि 1 मोल मतलब 1 वॉल्यूम, 1 मोल मतलब 1 वॉल्यूम, मतलब 1 लीटर समझ लो आप। 3 मोल 3 वॉल्यूम 3 लीटर, पर किसके लिए होगा, ओनली फॉर, हाँ, और गैस के लिए प्रेशर और मोल सेम होता है। 1 मोल मतलब 1 ATM ही समझना है, गैस के लिए मोल ही उसका प्रेशर होता है। समझ गए? गैस ने दिया था, according to then the gases reaction, the reactant are always combined by simple ratio by volume, and for product which is simple ratio by volume at same temperature and pressure. जैसे यहाँ पे है 1 1 2, 1 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 1 3 2। दिस लॉ इज यूज्ड ओनली फॉर गैसेस रिएक्शन। इट रिलेट वॉल्यूम टू मोल और मॉलिक्यूल्स। हाँ, क्योंकि वॉल्यूम पता है तो हम 22.4 करेंगे तो मोल आ जाएंगे या मॉलिक्यूल आ जाएंगे, बट नॉट रिलेटेड विद मास। मास से रिलेशन नहीं है इसका, क्योंकि गैस है। यहाँ पे चैप्टर हो गया हमारा ओम्स और एवोगैड्रो। हाँ, एवोगैड्रो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट सेम टेंपरेचर एंड प्रेशर। अच्छा, उसने बोला था वॉल्यूम के लिए, इसने बोला मॉलिक्यूल के लिए, क्योंकि एवोगैड्रो लॉ मतलब एवोगैड्रो नंबर होगा, तो जो मॉलिक्यूल इसके होंगे उसके हिसाब से मॉलिक्यूल फाइंड। जैसे इसके 1 है तो n, इसके 1 है तो n, तो इसके 2 है तो 2 है। समझ गए होंगे आप? यहाँ पे हमारा चैप्टर हो गया समाप्त। और क्योंकि इस चैप्टर में एक टर्म भी है कंसंट्रेशन, तो वो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, जो सोल्यूशन में भी आएगा, तो सोल्यूशन में नहीं पढ़ेंगे, अभी पढ़ते हैं। इसमें मॉड्यूल में नहीं दिया है, मॉड्यूल में सोल्यूशन चैप्टर में दिया है, और अभी सोल्यूशन डाउनलोड करने जाएंगे तो टाइम लगेगा। बेटर मैं बताता हूँ। चलो, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या है? व्हाट इज कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हो या फिर सॉल्वेंट भी लिख सकते हो, क्योंकि कभी कभी मोलारिटी जैसे कि है, तो मोलारिटी में हम समझते हैं 1 kg सॉल्वेंट, और मोलारिटी है, नॉर्मलिटी है, फॉर्मालिटी है, तो बोलते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन।
याद है ऐसा कुछ? हाँ, कभी कभी हम बोलते हैं कि सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, कभी कभी बोलते हैं सोल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे हैं। मतलब एक है या नहीं है वो पढ़ेंगे तो समझ आएगा, क्योंकि मतलब एक नहीं है, अलग अलग मतलब होते हैं। क्योंकि जब आप खुद सोचो कि हम सॉल्वेंट में सल्यूट को डालते हैं तो बनता तो सोल्यूशन ही है, पर सॉल्वेंट का अमाउंट अलग और सल्यूट का अमाउंट अलग, तो दोनों को प्लस करेंगे तब सोल्यूशन का अमाउंट आएगा। और कभी कभी बोलते हैं 1 लीटर सोल्यूशन, तो इसका मतलब ये हुआ टोटल बल्क 1 लीटर है। और जब हम बोलते हैं 1 लीटर पानी, तो टोटल सोल्यूशन 1 लीटर नहीं है, क्योंकि वो तो पानी 1 लीटर है, उसके अंदर सल्यूट डाला वो तो ऐड होगा, तो वो अलग बात है। तो अमाउंट ऑफ सल्यूट इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सोल्यूशन और सॉल्वेंट, उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। इजी, जैसे चाय है और चाशनी है, तो चाय में शुगर कम होता है और चाशनी में शुगर ज्यादा है। तो शुगर मतलब शुगर कैसे पता चला? तो टेस्ट से, तो टेस्ट ज्यादा स्वीट है तो कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो कंसंट्रेशन मतलब क्या? अमाउंट ऑफ सल्यूट, तो शुगर ज्यादा है, ऐसा कहने का मतलब है सल्यूट से ही सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी होता है, सल्यूट से ही सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी होता है, सल्यूट से ही सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी। जैसे चाय खारी तो नहीं होती, नहीं इन जनरल नाखिए तो नहीं, नाखता तो नहीं। तो चाय में हमने सल्यूट डाला शुगर जो स्वीट है, तो चाय भी स्वीट ही बनेगी, ऐसा। तो सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी सल्यूट की वजह से होता है, समझ गए हो गया? और सॉल्यूशन का स्टेट सॉल्वेंट की वजह से होता है। सॉल्यूशन का स्टेट लिक्विड स्टेट है सॉल्यूशन, तो सॉल्वेंट लिक्विड ही होगा। जैसे सोडा वाटर है, तो CO2 प्लस वाटर, तो पानी ज्यादा होता है, तो पानी लिक्विड है, तो सोडा वाटर लिक्विड सॉल्यूशन होगा। गोल्ड और कॉपर, गोल्ड और कॉपर, तो गोल्ड ज्यादा होता है, कॉपर कम होता है, पर दोनों सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन है। समझ आ गया होगा? तो सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी सॉल्यूट की वजह से है, सॉल्यूशन का फेज सॉल्वेंट की वजह से, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सल्यूट की वजह से, क्योंकि लिखा है अमाउंट ऑफ सल्यूट। अब कंसंट्रेशन को समझने के लिए हम अलग अलग यूनिट्स यूज करते हैं। तो यूनिट्स जो है वो है मोलारिटी, नॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी, मोलारिटी, परसेंटेज कंपोजिशन W/W, W/V, V/V, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, ये सब भी आपको पता ही है, आपने पढ़ लिया है। मोलारिटी, नॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी, मोलारिटी, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, पार्ट्स पर मिलियन, और x मतलब मोल फ्रैक्शन। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट मोलारिटी। मोलारिटी मतलब कैपिटल M होता है, मोलारिटी का मतलब होता है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो यहाँ बोलेंगे 1 मोल 1 लीटर सॉल्यूशन, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? 1 मोल के अंदर क्या डाला हमने? पानी। कितना डाला? नहीं पता, हम नहीं फाइंड कर सकते, हम नहीं फाइंड कर सकते पानी कितना डाला, क्योंकि 1 मोल हर एक सॉल्यूट का अलग अलग होता है। शुगर के लिए 1 मोल मतलब कितना ग्राम? 342। तो सोचो 342 ग्राम शुगर लिया और पानी में डाला और टोटल बल्क 1 लीटर बनाया, तो पानी कितना है? नहीं पता, कम है ना पानी, मतलब 1 लीटर पानी तो नहीं है, 1 लीटर तो क्या है? टोटल बल्क है। हाँ, अब जैसे मैं बोलूँ हमने NaOH 1 मोलर बनाया, NaOH 1 मोल डाला हमने, 1 मोल में कितना ग्राम? 40 ग्राम। तो शुगर को हमने जब 1 मोलर बनाया तो 342 ग्राम डाला और NaOH कितना डाला? 40 ग्राम डाला। तो पानी का अमाउंट ऐसा नहीं कर सकते 1 लीटर में से 40 माइनस कर दो, क्योंकि 1 लीटर है और 40 ग्राम है, तो डेंसिटी का तो फर्क होगा ना, तो डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि पानी कितना है, तो अलग बात हो गई। तो याद रखना पानी यहाँ पे 1 लीटर नहीं है। हमने क्या किया? हमने बीकर लिया हमने, और बीकर के अंदर क्या करा हमने? सबसे पहले सल्यूट ले लिया,
सल्यूट ले लिया, पानी ले लिया, पहले मैंने सल्यूट ले लिया है ना, मैंने 342 ग्राम ऑफ शुगर ले लिया। फिर बीकर में मार्क होता है, पता होता है आपको 100 ml, 200, 300, 400 मार्क होता है ऐसा। हाँ, तो हमने क्या किया, इसमें पहले शुगर डाल दिया। कितना शुगर डाला, 342 ग्राम ऑफ शुगर, और अंदर पानी भरना शुरू किया, पानी भर दिया। कहाँ तक पानी भरा, 1 लीटर तक। तो 1 लीटर क्या है, टोटल बल्क का अमाउंट है। समझ आ गया होगा। प्रैक्टिकली भी समझना जरूरी है कि हमने सल्यूट लिया 1 मोल जितना, 1 मोल मतलब कितना, तो जो उसका मॉलिक्यूलर वेट हुआ उतना, और उसके अंदर पानी भर दिया 1 लीटर मार्क तक। तो ये सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है, 1 मोलर शुगर सॉल्यूशन हुआ ये। समझ आ गया होगा। और ये प्रैक्टिकल, और थ्योरेटिकल कैसे, मोल पर लीटर। अब मोल का मतलब होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अगर ml में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइनल फॉर्मूला ये आ गया। मोलरिटी में फॉर्मूला फॉलो करेंगे। अब एग्जाम में नीट में ऐसा लिखा होता है सेमी मोलर H2SO4। हाँ, सेमी मतलब कितना, 1/2, 1/2 मतलब 0.5 ऐसा लिखा होगा। तो इसका मतलब होता है 0.5 मोलर H2SO4। इसका मतलब क्या होता है, 0.5 मोलर मतलब मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर मतलब ये जो मोलर है ना, वही मोल्स है। इसका मतलब ये होता है 0.5 मोल्स H2SO4। तो आपके पास मोल्स आ गए, मोल्स आए तो मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ये 0.5 है, मतलब 1/2 इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना है H2SO4 का, 98/2, 49। तो 49 ग्राम ऑफ हमने लिया होगा और उसको डाला होगा पानी में, और कितना सोल्यूशन बनाया होगा, तब जाके उसका मोलरिटी बनाया होगा। समझ आ गया। इधर एग्जाम में लिखा है डेसीमोलर 0.1 मोलर। समझ आ गया, दैट्स इट। तो प्रीफिक्स जो है ना वो यहाँ यूज किए होंगे ऐसे। तो मोलरिटी डन एट टेस्ट रेट। समझ आ गया। अब हम समझते हैं सेकंड में मोलारिटी। मोलारिटी का मतलब होता है स्मॉल m। मोलारिटी का मतलब होता है मोल पर केजी, और यहाँ पे सॉल्वेंट लिखना है। क्लियर है। हाँ, कितना डाला हमने अमाउंट, मोल जितना अमाउंट डाला, कितने पानी में डाला। अब हमने 1 लीटर पानी में डाला, तो सोल्यूशन कितना है वो हमें नहीं पता है। अब सोल्यूशन नहीं पता है। समझ आया। तो अब सोल्यूशन का अमाउंट 1 लीटर नहीं है, ग्रेटर देन 1 लीटर है, क्योंकि अब हम मोलारिटी में अलग कर रहे हैं। मोलारिटी और मोलारिटी में मोल ही डालते हैं, पर उसमें टोटल बल्क 1 लीटर होता है, इसमें टोटल पानी 1 लीटर होता है। हाँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रैक्टिकली हमने क्या किया, पहले हमने ले लिया बीकर में 1 लीटर मार्क था, वहां तक मैंने पानी ले लिया, और फिर मैंने ऊपर से डाला 342 ग्राम, फिर मैंने डाला 342 ग्राम ऑफ शुगर। तो 1 मोलर शुगर सॉल्यूशन बन गई। तो फर्क क्या दोनों, इसमें बल्क ज्यादा है, उसमें बल्क 1 लीटर ही है। प्रैक्टिकली समझ आया। तो दोनों में शुगर का अमाउंट सेम, तो सेम है, पर इसमें पानी ज्यादा है कि उसमें पानी ज्यादा था, इसमें पानी ज्यादा। अब सोचो, ज्यादा पानी में कम शुगर होगा तो स्वीटनेस कम, स्वीटनेस का मतलब कंसंट्रेशन कम। इसका मतलब ये मोलारिटी इज ग्रेटर देन मोलारिटी, क्योंकि इसमें पानी ज्यादा है, और पानी ज्यादा तो स्वीटनेस कम हो गई, और इसमें पानी कम है, 1 लीटर नहीं था, 1 लीटर टोटल बल्क था। समझ आया। सो ऑलवेज मोलारिटी इज ग्रेटर देन मोलारिटी, याद रखना। ओके, यस, चलो अब इसमें आगे एक्सटेंड करें इसको, तो ऐसे लिखेंगे मोलारिटी मतलब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और अगर ग्राम में लेना है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू W1 इन ग्राम इज इक्वल टू मोलारिटी।
क्लियर हुआ? यस। अब मोलारिटी का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। मतलब अगर लिखा है कि 1 मोलर NaOH, 1 मोलर NaOH, 1 मोलर NaOH में व्हाट इज X ऑफ NaOH एंड X ऑफ वाटर, ऐसा पूछा है एग्जाम। तो 1 मोलर का मतलब क्या होता है? तो मैंने अभी बताया था 1 मोलर मतलब 1 मोल इन कितना पानी, वी डोंट नो, पर यहां हमें पता है कि 1 लीटर पानी। तो इसका मतलब अगर पानी का लीटर पता है तो पानी का ग्राम भी पता चल जाएगा, ग्राम पता चलेगा तो मोल्स फाइंड होंगे, मोल्स फाइंड होंगे तो मोल फ्रैक्शन भी फाइंड हो जाएगा। अच्छा ओके, तो मोल फ्रैक्शन पूछा हो तो मोलर सॉल्यूशन में दिया होगा, मोलर नहीं, क्योंकि मोलर में पानी का अमाउंट नहीं पता, इसमें पानी का अमाउंट पता है कि 1000 ग्राम पानी है, 1 किलोग्राम मतलब 1 लीटर। क्या बोल रहे हो सर? अरे डेंसिटी होना ना पानी का, तो मासी वॉल्यूम होगा, तो 1 किलोग्राम 1 लीटर होगा, और 1 लीटर मतलब 1000 ml, 1000 ml मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम अपॉन 18, पानी का मोलर 18 है तो कितना आएगा 51। अच्छा ओके, तो इसका मतलब तो ये है 1 मोलर का मतलब 1 मोल NaOH 55.55 मोल पानी में है। अच्छा, तो जितने भी मोल लिखा है उतना मोल है सॉल्यूट का, और पानी का मोल कभी चेंज नहीं होगा। पानी का मोल, क्योंकि मोलारिटी में 1 लीटर पानी लेते तो 1000 ग्राम पानी लिया होगा, तो इतना ही मोल होगा। इसके मोल्स आ गए, इसके भी मोल्स आ गए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH फाइंड करना है, तो मोल्स ऑफ NaOH अपॉन टोटल मोल्स, और अगर ये आएगा जो उसको 1 में से माइनस करेंगे तो दूसरे के मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे, क्योंकि टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होता है। जितने भी कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन में उसका सबका मोल फ्रैक्शन कितना होता है? 1 होता है। तो इसके मोल फ्रैक्शन है, दूसरे के मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे। समझ आया उसको? हाँ, तो मोलारिटी से मोल फ्रैक्शन पूछा हो सकता है, या फिर और भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड समझ बनेगी, पर आगे बताऊंगा मैं। तो मोलर समझ आ गया, मोलर समझ आ गया। अब नॉर्मल, नेक्स्ट नॉर्मलिटी, इसका सिंबल है कैपिटल N, और नॉर्मलिटी का मतलब होता है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब यहाँ पे अगेन लीटर क्या है? सॉल्यूशन का अमाउंट है, मतलब 1 लीटर पानी नहीं है, 1 लीटर सॉल्यूशन। अब ग्राम इक्विवेलेंट कल ही पढ़ा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर, और लीटर को अगर ml करना है तो इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन ml ऊपर 1000 करेंगे, तो ये आएगा नॉर्मलिटी। तो मोलारिटी में क्या कर रहे थे? 1 मोल डाल रहे थे, कितने पानी में पता नहीं, 1 लीटर सॉल्यूशन में। मोलारिटी में कितना सॉल्यूट डाल रहे थे? 1 मोल, कितने पानी में? 1 लीटर पानी में, 1 किलोग्राम पानी में। इसमें कितना अमाउंट डालना है? इक्विवेलेंट वेट जितना डालना है, या ग्राम इक्विवेलेंट अमाउंट डालना है, या फिर इक्विवेलेंट वेट जितना अमाउंट डालना है। किस में डालना है? पानी में। नहीं 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 नहीं, पानी में डालना है, और 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना है। इसमें ऐसा नहीं 1 लीटर पानी ले रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, इधर तो नीचे सॉल्यूशन लिखा है ना, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, तो टोटल बल्क कितना है इसमें? पानी कितना है पता है? हाँ गुड, समझ गया, गुड। और इसके बारे में तो वाह क्या चर्चा हुई भाई, जबरदस्त पढ़ा हमने, कितना सारा पढ़ा इक्विवेलेंट के बारे में, तो कैसे निकलता है, कितना टफ था वो, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो अब ये कैसे निकलेगा आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो नॉर्मलिटी भी समझ आ गया। नॉर्मलिटी और मोलारिटी का रिलेशन ये है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू मोलारिटी। n फैक्टर क्या है? अगेन वही एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, वैलेंसी, इलेक्ट्रॉन जो भी है वो सब कचरा सा, समझ आ गया। तो मोलारिटी आ गई तो नॉर्मलिटी भी आ जाएगी। चलो समझ गए। तो ये 3 यूनिट डन एंड डस्टेड। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मेलिटी, 4th। यस, बस ये फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, फिर खत्म करते हैं फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी का मतलब होता है फॉर्मेलिटी हो तो उतना लिखा है फॉर्मेलिटी, ये अगर तो फॉर्म हो जाएगा, नहीं फॉर्मेलिटी। चलो, फॉर्मेलिटी का सिंबल है कैपिटल F, और इसमें डिसॉल्व करेंगे दोस्तों फॉर्मल वेट। हाँ, फॉर्मल वेट तो पता है, कल ही में पढ़ा, जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है उसका जो वेट है
उसको मैं बोला था एम्पेरिकल मास या फॉर्मूला मास बोला था। उतना डिसॉल्व करना है यहाँ पे, बहुत इजी। तो इसका मतलब ये होता है वेट इनटू 1000 अपॉन फॉर्मूला वेट इनटू वर्क यूनिट ml। अब ये क्या है वो बताने की जरूरत नहीं। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बताइए, उसका जो वेट है वो एम्पेरिकल वेट है, फॉर्मूला वेट है। ठीक, अच्छा एग्जांपल, ये पोटाश एलम आज ये पढ़ा, पोटाश एलम का फॉर्मूला है, तो इसका वेट है 948 ग्राम पर मोल। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो जो फॉर्मूला आएगा वो कौन सा फॉर्मूला होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। उसका वेट कितना आएगा, बाय 2 करेंगे 474, तो 474 ग्राम को डिसॉल्व करेंगे पानी में, कितने पानी में नहीं पता, हाँ क्योंकि वॉल्यूम लिखा है सॉल्यूशन का, और फिर पानी डालेंगे और 1 लीटर तक बनाएंगे, तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, 1 फॉर्मल। अगर मैंने 948 ग्राम पानी में डाला तो 1 मोलर बनेगा, और 474 ग्राम डाला तो 1 फॉर्मल सॉल्यूशन बनेगा। समझ आया? के का होता है 39, सल्फर का 32, इसका 16, इसका 27, 32, 16, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। ये करोगे तो कितना है, और इसका आधा करोगे तो कितना है। फॉर्मेलिटी जनरली फार्मेसी में यूज होता है, फार्मेसी के अंदर फॉर्मल सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि अननोन सॉल्यूशन होते हैं। अननोन सॉल्यूशन होंगे तो अननोन सॉल्यूशन का परसेंटेज होगा, और परसेंटेज होगा तो पहले क्या फाइंड होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसीलिए फार्मेसी में पहले यूज होता है, क्योंकि फार्मेसी में रिसर्च जो होगा उसके अंदर जो भी कंपाउंड आएगा अननोन कंपाउंड, उसके परसेंटेज होंगे आपके पास, और परसेंटेज से जो हम फाइंड करते कल में पढ़ा था वो क्या आता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला आता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा तो एम्पेरिकल मास आएगा, एम्पेरिकल मास को डिसॉल्व करके जो बनाएंगे वो 1 फॉर्मल है, इसलिए फार्मेसी में यूज होता है। क्लियर है? आज का काम यहाँ पे समाप्त। कल कुछ यूनिट्स बाकी वो करेंगे, और कल मैं आपको एक शीट दूंगा जिसमें 45 MCQ होंगे। ये बहुत स्पाइसी होंगे, स्पाइसी स्पाइसी होंगे। ओ मतलब कल मंडे तो स्पाइसी MCQ करेंगे। फिर ये करोगे ना तो आप सब कर पाओगे, ऐसा मुझे लग रहा है। फिर पानी पी लो। कल